गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर चल रही है जिसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन चल रहा है। कई सारे टॉपिक हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे यूज़ ऑफ इट एंड देयर। इट और देयर का प्रयोग हम कैसे वाक्यों में और कब और कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इट का प्रयोग। इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला नियम कि जिन वाक्यों में कर्ता या सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में कर्ता या सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ हम कर्ता की स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई हमारा सेंटेंस है बिना कर्ता के है तो हमें कर्ता की ज़रूरत पड़ेगी। भाई कोई सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो वहाँ कर्ता क्रियाक्रम तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कर्ता नहीं होगा तो वाक्य कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों में हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इट का प्रयोग करते कौन कौन सी जगह पर है अब ये देख लेते हैं। समय, मौसम, महीना, दिन, ऋतु, प्रकृति आदि। व्यक्त करने वाले वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। ऐसे वाक्य जिसमें समय, मौसम, महीना, दिन, ऋतु, प्रकृति ये चीज़ व्यक्त हो और कर्ता नहीं दिया हो तो ऐसे वाक्यों में हम इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देते हैं उदाहरण। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 1, अंधेरा हो रहा है। अब ये हमें प्रकृति बता रहा है अंधेरा हो रहा है। ठीक है, अंधेरा हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। रहा है, रही है, रहे, आ रहा है, लेकिन इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता का अभाव है, सब्जेक्ट का अभाव है। तो अंधेरा हो रहा है तो इसको किससे बनाएंगे, इट से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, कर्ता की जगह पे लगाएंगे इट, उसके बाद इज आर एम लगता है, इट के साथ इज का यूज़ करेंगे। फिर अंधेरा होने के लिए यहाँ पे आएगा गेटिंग, क्रिया आएगी गेटिंग, गेट आएगी, गेट के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इट इज़ गेटिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अंधेरा, कर्म अंधेरा है तो इट इज़ गेटिंग डार्क। समझ में आ गया। इसमें हमारे दिन की प्रकृति बता रहा है, अंधेरा हो रहा है, कर्ता दिया नहीं है तो इसमें हम इट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज़ गेटिंग डार्क प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, उस हिसाब से बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कल बहुत ठंड थी। कल बहुत ठंड थी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट मैंने पिछली वाली वीडियो में ही कराए थे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। तो कल बहुत ठंड थी, इसमें कोई कर्ता नहीं दिया है। ठीक है, कर्ता नहीं है, देख सकते हैं कल बहुत ठंड थी, तो इसमें हम इट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी दिन की प्रकृति बता रहा है, दिन की प्रकृति। तो ऊपर दिया है मौसम, महीना, दिन,
तो कल बहुत ठंड थी, इसको इट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इट। अब था थी के लिए वाज लगाते हैं जब कोई क्रिया नहीं दी होती, ये सिंपल पास्ट है, इसमें कोई वर्ब नहीं है तो वाज वर्ब लगाएंगे। तो इट वाज बहुत ठंड के लिए वेरी कोल्ड, और कल, कल का मतलब यस्टरडे। समझ में आ गया, कल बहुत ठंड थी, इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आज सोमवार नहीं है। अब देखो सिंपल प्रेजेंट है, कोई मेन वर्ब नहीं दी है तो इज आर एम का प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट पिछली वीडियो में मैंने कराया था। और कोई सब्जेक्ट या कर्ता भी नहीं दिया है तो इट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे बनेगा, इट इज़, नहीं आ रहा है तो इज आर एम के बाद नॉट लगता है, इट इज़ नॉट मंडे, सोमवार की मंडे, इट इज़ नॉट मंडे आज, आज का मतलब टुडे। तो आज सोमवार नहीं है, ये कैसे बनेगा, इट इज़ नॉट मंडे टुडे। अच्छा, एक इंटरोगेटिव भी ले लेते हैं। क्या आज बहुत गर्मी है। अब देखो कि आज बहुत गर्मी है, ये हमें दिन की प्रकृति बता रहा है कि आज गर्मी है, दिन की प्रकृति में हमें मौसम का आभास हो रहा है, तो इट का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस इस लाइन को याद कर लें। तो इट से प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या पहले आ रहा है, कि आज बहुत गर्मी है, सिंपल प्रेजेंट है, देखो कोई क्रिया नहीं दी, मेन वर्ब नहीं दी, तो इज आर एम का प्रयोग होगा। और जब क्या पहले आता है तो इज एम आर को हम पहले यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या पहले आएगा, इज, उसके बाद कर्ता, कर्ता इसमें है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो इट का प्रयोग होता है। तो इज इट वेरी हॉट, बहुत गर्मी के लिए, वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या आज बहुत गर्मी है के लिए इज इट वेरी हॉट टुडे। अगर क्या नहीं होता, सिर्फ इतना होता कि आज बहुत गर्मी है, तो ये कैसे बनता, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अब क्या पहले लग गया तो बस इज को उठा के पहले लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या आज वर्षा होगी। ठीक है, अब सिंपल फ्यूचर है, विल सेल का प्रयोग होगा। समझ में आ गया, सिंपल फ्यूचर है, विल सेल का प्रयोग होगा। क्या आज वर्षा होगी, कोई मेन वर्ब नहीं दी है तो क्या पहले आ रहा है, तो विल सेल का यूज पहले करेंगे। तो विल, अब सेल आई वी आता है तब सेल का प्रयोग होता है, अगर आई वी आ जाता तो कर्ता ही मिल जाता, तो कर्ता नहीं है तो विल का प्रयोग करेंगे। तो विल, अब वर्षा होने के लिए क्या है, रेन, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो विल, सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, इट, क्योंकि सब्जेक्ट दिया नहीं है। तो विल इट रेन, वर्षा होने के लिए यूज़ करते हैं हम रेन। रेन माने होता है वर्षा होना, ये क्रिया भी है और नाउन भी है, तो वर्ब की जगह पे भी काम करता है। तो इट विल इट रेन टुडे, TODAY, क्या आज वर्षा होगी। अगर हम क्या हटा दें, आज वर्षा होगी, इसके लिए क्या बनता, इट विल रेन टुडे। क्या लगा दिया तो बस विल को उठा के पहले लगा दिया, तो विल इट रेन टुडे, तो ये बन गया प्रश्नवाचक शब्द। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यह उसकी घड़ी है। ठीक है, अब इसमें सब करता क्या है, करता है यह। अब यह के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे,
यह के लिए हम लगाएंगे इट। क्यों लगाएंगे? कि यह उसकी घड़ी है। अब घड़ी क्या है? एक वस्तु है, और वस्तु क्या है? यह उसकी प्रकृति बता रही है। ठीक है, उसकी प्रकृति बता रही है कि यह घड़ी उसकी है, तो प्रकृति के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यह उसकी घड़ी है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इट सिंपल प्रेजेंट है, तो इज हिज। घड़ी के लिए वॉच, इट इज हिज वॉच। ठीक है, समझ में आ गया होगा इट का प्रयोग। बस ऊपर वाली लाइन याद रखें, समय, मौसम, महीना, दिन, ऋतु, प्रकृति आदि व्यक्त करने वाले वाक्यों में जहाँ कर्ता नहीं होता वहाँ इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग कहाँ होगा? कंडीशन देयर की भी हमारी सेम है कि जिन वाक्यों में कर्ता नहीं होता वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। कर्ता या सब्जेक्ट के अभाव में देयर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब देयर का प्रयोग करते कौन से सेंटेंसों में? क्या कैसे पहचान पड़ेगी कि यहाँ इट का प्रयोग हो, यहाँ देयर का प्रयोग होगा? तो जिन वाक्यों में किसी स्थान पर, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना, जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रकट हो, वहां सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया भाई? किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रकट हो, वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, उदाहरण दे देते हैं, एग्जाम्पल। हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। अब पहली बात तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरी बात क्या प्रकट हो रहा है कि हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं, तो छात्रों का होना प्रकट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा नियम क्या था कि किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रकट हो, तो छात्रों का होना प्रकट हो रहा है, तो यहाँ हम कर्ता की जगह पे देयर यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा? देयर। अब सिंपल प्रेजेंट है, तो आर इसलिए क्योंकि 30 छात्र हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो देयर आर 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स इन हमारी क्लास, आवर क्लास। समझ में आ गया होगा? एक और एग्जांपल लेते हैं। इस गिलास में पानी नहीं है। अच्छा, इस गिलास में पानी नहीं है। अब पानी का न होना बता रहा है भाई, किसी चीज़ का होना या न होना डिनोट हो रहा है, तो पानी का न होना डिनोट हो रहा है कि इस गिलास में पानी नहीं है, तो देयर से बनेगा। तो देयर इज
देयर इज नो वाटर, नो वाटर इन, इस गिलास के लिए दिस गिलास, इन दिस ग्लास, देयर इज नो वाटर इन दिस ग्लास। ठीक है, समझ में आ गया? इस गिलास में पानी नहीं है, तो देयर का यूज समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बस में बहुत भीड़ थी, बस में बहुत भीड़ थी, तो बस में भीड़ का होना या न होना दर्शा रहा है, तो देयर का प्रयोग होगा, करता है नहीं, तो कैसे बनाएंगे? तो देयर, अब सिंपल पास्ट है तो वाज या वर, तो बहुत भीड़ के लिए वर का प्रयोग करेंगे, तो देयर वर अब देयर वर, अब बहुत भीड़ के लिए ग्रेट, एक ग्रेट रस, बहुत भीड़ के लिए हम एक ग्रेट रस का यूज करते हैं। देयर वर ए ग्रेट रस, कहाँ? बस में, इन बस। ठीक है, देयर वर ए ग्रेट रस इन बस। समझ में आ गया? चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या छत पर बंदर हैं? क्या छत पर बंदर हैं? सिंपल प्रेजेंट है, करता दिया नहीं है। अब छत पर बंदर के होने या न होने को दर्शा रहा है हमारा वाक्य, तो देयर का प्रयोग होगा। तो किससे बनाएंगे? अब हमारा प्रश्नवाचक है, क्या पहले आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट है तो इज और आर का यूज पहले करेंगे, तो इज, इसके बाद करता, करता क्या है? देयर, इज देयर मंकी, इज देयर ए मंकी। अगर ए नहीं लगाएंगे तो यहाँ आर का प्रयोग करना पड़ेगा बहुवचन के लिए, ए लगाएंगे तो एक बंदर के लिए इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं। तो इज देयर ए मंकी ऑन द, छत पर के लिए ऑन और छत के लिए रूफ। अगर क्या नहीं होता, सिर्फ ये होता छत पर बंदर हैं, तो कैसे बनता? देयर इज ए मंकी ऑन रूफ। अब क्या पहले लगा दिया, तो बस इज को उठा के पहले लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया देयर का प्रयोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑफिस में चपरासी क्यों नहीं था? अब ऑफिस में चपरासी क्यों नहीं था, तो क्यों बीच में आ रहा है? अब देखने से पता चल रहा है सिंपल पास्ट है, तो वाज वर का प्रयोग होगा, और चपरासी के ऑफिस में होने या न होने को प्रकट कर रहा है, तो देयर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लगाएंगे? वाई, सिंपल पास्ट है तो वाज, उसके बाद करता, करता क्या आएगा? देयर, वाई वाज देयर, चपरासी नहीं था तो नो पियोन, कोई चपरासी नहीं था, तो नो पियोन, चपरासी के लिए पियोन यूज करते हैं, तो वाई वाज देयर नो पियोन इन द ऑफिस। समझ में आ गया? तो ये था हमारा देयर का प्रयोग। बस ऊपर वाली लाइन याद रखनी है कि किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रकट हो, वहाँ हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे इट और देयर के प्रयोग। ठीक है, समझ में आ गए? नहीं आए, कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे कमेंट में पूछें, मैं फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहीं समाप्त होता है हमारा इट और देयर का प्रयोग। अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर।